हेलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज फिर से देखते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। फिर स्टार्टिंग को फिर करेंगे, कल ही से पढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले से बता चुके हैं पिछले क्लास में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ना और फिजिक्स में पढ़ने में थोड़ा सा फर्क होता है। केमिस्ट्री तुरंत ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भाग के जाती है, 1s 2s करती है, कक्षक बताती है, इसमें इतने कक्षक, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, कक्षकों से संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, आवर्त बताना, समूह बताना, संयोजकता बताना, इन सब पे वो जाके चलती है। लेकिन फिजिक्स उधर की तरफ नहीं भागता है, एटम को लेकर वो एनर्जी की तरफ लेके भागता है, उनके अंदर होने वाली टोटल घटनाओं के बारे में ही पढ़ाता है। तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ना अलग अलग बात है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो एटॉमिक जैसे शुरू होगा, जैसे मूलकण बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, समस्थानिक जानना, संहारिक जानना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, कक्षक जानना, आपाव नियम, बोल्बरी नियम, ये सब पढ़ते हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादा है, एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि फिजिक्स से तो ऊर्जा को ज्यादा कंटेन करेगा। हमने कल जो बताया है उसमें आप फिर से एक बार रिकॉलिंग देखते जाओ। हमने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, याद है? एटम हमने बताया, एटम के बारे में कई लोगों ने बताया है। इसमें सबसे पहले अगर हम साइंटिस्टों में बात करें तो डाल्टन का परमाणुवाद रहा। कितने स्टेटमेंट रहे? 4 स्टेटमेंट। बोल देते हैं चारों को। आपको बताए होंगे कि डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु उदासीन होता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य है। चौथा, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु गुणों और आकार में समान होते हैं। इनके ऊपर के 2 कथन हमेशा के लिए सही रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले 2 कथन बाद में गलत हो रहे हैं। डाल्टन के बाद में 4 कथनों के बाद, जिस जो 4 स्टेटमेंट दिए, उसके बाद जस्ट इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट जे थॉम्सन, कहीं कहीं पे थॉम्सन भी लिखा होता है, वो आप थॉम्सन या थॉम्सन कंटिन्यू मत होना, उन्हीं का नेम है। जे थॉम्सन ने अपना कौन सा मॉडल दे दिया? जे थॉम्सन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले उन्होंने कैथोड किरणों की खोज की थी, जिसको हम ऋण किरणें कहते हैं। और कैथोड किरणों के बाद उसी से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन का भी खोज किया था। तो कैथोड किरणों का खोज या फिर इलेक्ट्रॉन का खोज, ये दोनों उन्हीं के नाम पे जाता है, जे थॉम्सन का। और उन्होंने वहां से इलेक्ट्रॉन की जब खोज की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका नाम उन्होंने नहीं, स्टोरीसन ने रखा था, उसे ऋणावेशित कण कहते थे। तो उसके खोज के जस्ट बाद उन्होंने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उनका परमाणु मॉडल, वाद नहीं है इनका, मॉडल का मतलब ये कुछ उसके ज्यादा ही बेहतर प्रूविंग देंगे और कुछ ना कुछ ग्राफ और स्ट्रक्चर भी देंगे। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो तरबूज जैसा होता है। जैसे तरबूज में पदार्थ पूरा भरा भरा रहता है कि खोखला रहता है, जैसे परमाणु भी एकदम भरा भरा है, किससे? धनावेश से। और जैसे उसमें काले काले बीज कहीं कहीं पर धसे रहते हैं, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर लगा रहता है। अगर हम इसको फिर एक वर्ड में बोले तो बताएंगे, जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पूरे परमाणु में धनावेश एक समान रूप से फैला होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर धसे होते हैं। इनके जो मॉडल रही, इसे हम परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। लेकिन इनके परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर सकी, उसकी स्टेबिलिटी नहीं मिली, क्योंकि इनके अनुसार परमाणु में स्पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि इनके नियम से, इनके सिद्धांत से या इनके परमाणु मॉडल में धनावेश और ऋणावेश पास पास है, और पास होना संभव नहीं है, इसलिए इनके मॉडल को फ्लॉप किया गया। इसके बाद इन्हीं का स्टूडेंट रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल दिया, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मिलने से पहले ये 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने 1904 ईस्वी में नाभिक की खोज किया, प्लस 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज किया।
और ऐसे कंडीशन में उन्होंने करने के बाद अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आपको पता होगा कि नाभिक की खोज में इन्होंने अल्फा परिकिरण का प्रयोग किया था। उसमें इन्होंने सोने की पतली सी परत पर गोल्डन की एक फॉयल थी, झिल्ली थी, उसी गोल्डन की झिल्ली पर एक गोल्डन या सोने की झिल्ली फॉयल जिसको आप बोलते हो, उसके पतली सी परत पर अल्फा किरणों की परिकिरण करने के पश्चात इन्होंने उससे जो भी निष्कर्ष निकाले, उस निष्कर्ष के फलस्वरूप परमाणु नाभिक का खोज हुआ। परमाणु नाभिक के खोज की अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये उसमें ये बताए कि हर पदार्थ का अंदर अर्थात केंद्र पर एक दृढ़ अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग होता है। एक तो मजबूत होता है, दृढ़ होता है, अतिसूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है और धनावेशित होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये चीजें उन्होंने नाभिक की खोज करते समय बता दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो बताए कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पे एक अति सूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसा इनका बताना रहा। लेकिन इस पे कई वैज्ञानिकों की आलोचना के बाद इन्होंने उसकी अस्थायित्व की व्याख्या न कर सके। इसमें ये तथ्य आ गया कि इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा और इससे उसकी त्रिज्या घटती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक में गिरते ही एटम क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप गलत बता रहे हैं और इनके भी मॉडल में ज्यादा अस्थायित्व की व्याख्या न मिल सकी। इसके बाद हमने बताया था आपको कल कि बोरबरी क्योंकि फिजिक्स के टीचर भी रहे, उन्होंने दो लोगों की स्टडी किया, एक प्लांक सेल की स्टडी, क्वांटा थ्योरी और एक आइंस्टीन। हमने कल ये भी बताया कि प्लांक और आइंस्टीन उस समय के सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों में गिने जाते थे और उनके सिद्धांतों को पढ़ने के बाद बोरबरी खुद एक टीचर थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनके थीसिस को पढ़ने के बाद एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और बोले कि किसी भी परमाणु के केंद्र पर, अच्छा इन्होंने 3 बातें बताई है। पहला बता रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, किसी भी परमाणु के केंद्र पर वही बात अतिसूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, उसमें नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर भी कहेंगे, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोष कहते हैं। इनका नाम इन्होंने K रखा। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² बताए, जिसके आधार पे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन्होंने बताया। ये सब इनका सही है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को कोष कहते हैं। बोरबरी ने कोषों का नाम K11 रखा है और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जिसके आधार पे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है उसके कक्षा में उसका कोणीय संवेग यानी चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग N/2π के बराबर होता है, जहां पे H प्लांक नियतांक है। बोरबरी का यही बात नहीं रुका, फिर आगे तो नहीं बताया। दूसरी बात ये बताए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल बना के चक्कर लगाता है। भाई तुम यात्रा अगर कर रहे हो अपना पैसा खर्च करोगे तो अपना एनर्जी खत्म होगा, लेकिन अगर तुमको कोई यात्रा करवा रहा है
टिकट कटा के यात्रा करते समय तुम्हारा पैसा तो नुकसान नहीं होगा। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। आपको पता होगा फिजिक्स कहती है कि धन आवेश ऋण आवेश को खींचता है, और यही बल जो खींचता है, जिसको आप निकाले भी हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, यही बल जो आपका है ये बल क्या बन जाता है, अभिकेंद्र बल बन जाता है। और केंद्र बल इसको क्या करने लगता है, नचाने लगता है, और आपका इलेक्ट्रॉन नाचने लगता है। इलेक्ट्रॉन को नचाने में क्या इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा खर्च करता है? नहीं। बोलबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपने ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि वो लगने वाले आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल बनाकर उसके अंतर्गत वो नाचता है या चक्कर लगाता है। तो ऊर्जा ह्रास करेगा नहीं तो फिर वो तो उसी में नाचेगा अपना, क्योंकि उसका ऊर्जा तो नहीं घट रहा है ना। और ये बात तो ये नहीं बता पाए, ये खाली बोलते थे कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक बोलबरी बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग mPr बराबर nh/2 पाई अर्थात nh/2 पाई के बराबर होता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि लगने वाले आकर्षण बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल बनाकर वह चक्कर लगाता है। तीसरे फैक्ट में इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है और उसे बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, फोटॉन, तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और ये अपने उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में कूद जाता है, यहाँ भाग जाता है। अगर उसकी ऊर्जा उसके अधिक मात्रा में होती है, अवशोषित की गई या ली गई ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, तो वह नाभिक के सभी कक्षाओं से कूद जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मतलब वो फिर नाभिक का चक्कर नहीं लगाता, उस पदार्थ में उसे रेंडमली भागता है। वही जो आपको पता होगा सॉलिड स्टेट में बताएंगे परमाणुओं के बीच में वाइट्स होते हैं, वाइट्स जगह, तो उसी जगह में वो भागता रहता है। लेकिन अगर वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं पाया है, थोड़ी मात्रा में पाया है, तो कूदता तो है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता, और वहां पे वो बहुत ही कम टाइम, लगभग 10⁻6 या 10⁻8 सेकंड तक ही रुकता है, और फिर अपने ऊर्जा को क्या कर देता है, निकाल के वापस चला आता है। जब ये वापस आता है तो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अब वापस कहाँ पे आ रहा है, इस बातों पे हमने कल दिखाया कि इसमें हम लोग को क्या मिलते हैं, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के आधार पे देखा गया कि हमारे पास, हमने आपको कई बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर नहीं ऊपर कई कक्षाएं हो सकती है, फाइनाइट तो ले जाओ, लेकिन आना चाहिए एक में। 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए या 8 से। अगर पहले में आया तो श्रेणी का नाम लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी से भी नीचे होता है, इसलिए इस श्रेणी को पराबैंगनी रीजन कहते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता बट इफेक्ट तो दिखाएगा ना अपना। जैसे इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे डालोगे तो कुछ काला हरा करेगा कि नहीं करेगा, ये एक्सरे दिखाई देता है नहीं, लेकिन जब लेते हो तो प्लेट को काला कर देता कि नहीं कर देता, तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश के वजह से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वस्तुएं दिखाई दे रही है, ध्रुवण होने की वजह से ग्लेरिंग क्रिएट हो रहा है, तो उसकी इफेक्ट तो दिखाई देंगे ना। ये जो दृश्य की लाइनें हैं, ये लाइनें आपको दिखेंगी नहीं, ये लाइनें दिखती नहीं है, लेकिन इनके इफेक्ट देखे गए हैं। इनको फोटोग्राफिक प्लेन पे जब लिया गया तो वहाँ लाइनें मिली, काला काला लाइन मिला, लेकिन ये किरणें दिखेंगी, किरणें नहीं दिखेंगी, लेकिन किरणों का इफेक्ट दिखेगा, प्रभाव जो ये काला करेंगी, प्लेटों को काला कर देती है, तो काला करने वाली रेखाएं दिखेंगी, लेकिन ये किरणें दिखेंगी नहीं। दूसरे में जब दूसरे में आता है तो दूसरे में या तो तीसरे से आएगा, या तो चौथे, या तो 5वें, या तो 6ठे, तो 7वें, 8वें से आएगा, क्या बनता है, और इसका तरंगदैर्घ्य 3800 से 1700 के बीच, मतलब हमारे दृश्य किरणों के रीजन में आता है। मतलब ये दृश्य रीजन के अंतर्गत आते हैं। इनसे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी वो तुम्हें दिखेगी, वो तुम्हें महसूस होगा, लाल हरा नीला रंग का ऐसे प्रकाश निकलता हुआ रेडिएशन। ये जो किरण यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है, जब ये ऊर्जा लेता है तो जू कूद के ऊपर जाता है, स्टैटिक स्टेट में थोड़ी देर बाद अपनी ऊर्जा को निकालता है। अब ऊर्जा निकाला मतलब प्रकाश निकाला, वो प्रकाश हो सकता है दिखे
नहीं दिखेगा जब लाइमन बनेगा, लेकिन दिखेगा जब अगर अब वो बाबर दिखा मतलब वो कूद के कहाँ आया है, दूसरे में आया है। अगर वो तीसरे में आया होगा तब भी नहीं दिखेगा, औरत में चला गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चर श्रेणी। चौथे में आया था ब्रैकेट, पांचवे में आया था इस तरह की श्रेणी प्राप्त होती है। अब बात हुआ कि अगर हम लोग इनमें से इनके तरंगदैर्घ्य को निकालना चाहें कि कितना तरंगदैर्घ्य होगा, तो परिभाषा तो हम नहीं लिखाने वाले। और कभी आपसे पूछ रहा है लाइमन श्रेणी क्या है, तो हम बताएंगे कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है और वह बाह्य ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में कूद जाता है या चला जाता है, तो कुछ ही देर बाद, कुछ ही क्षण बाद वह अपनी ऊर्जा को विकिरित कर देता है, निकाल देता है। और यदि यह पहले कोष में वापस आता है तो इससे मिलने वाले स्पेक्ट्रम को मतलब कहीं चक्कर लगा रहा होगा, ऊर्जा पाया होगा, कहीं लगा रहा होगा, पहले दूसरे तीसरे कहीं लगा रहा होगा, ऊर्जा पाया होगा, फिर कूदा होगा, वहां थोड़ी देर रुका होगा, फिर अपनी ऊर्जा को निकाला होगा और फिर वापस आया होगा। ये वापस अगर पहले में आया तो ऐसे से प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइमन, दूसरे में आया वापस, तीसरे में आया, चौथे में आया, पांचवे में आया। और अगर ज्यादा ऊर्जा पा गया तब आएगा नहीं, पूरी जाएगा, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जो हमारे धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो इसकी परिभाषा तो आप लिख ले जाओगे। इनकी तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए 1 बराबर लेम्डा आर 1 अपान एल स्क्वायर माइनस 1 अपान लाइमन श्रेणी अगर आपको प्राप्त करना है तो लाइमन श्रेणी में बताओ आएगा कहाँ, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखना, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेवलेंथ फॉर सीरीज। किसी भी श्रेणी में जो तरंगदैर्घ्य बनेगी उस तरंगदैर्घ्य को हम लोग कैलकुलेट कर ले जाते हैं, और उसके कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 अपान कोषों की संख्या का स्क्वायर जिसमें आया और माइनस 1/n स्क्वायर जहां से आया। तो बताओ अगर हम लाइमन के लिए लगा रहे हैं तो कहाँ आया होगा, अगर हम बाबर के लिए लगाए तो कहाँ आया होगा, तो 2 का स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब कहीं से आया, पाश्चर के लिए ब्रैकेट के लिए जहां आएगा और फुट के लिए तो परिभाषा लिखोगे जिसका, तो उसके नीचे भाई फार्मूला भी लिख देना। अच्छा मैं ये बताओ कि अगर वो लाइमन में आया तो कहाँ से आ सकता है, n का मान कहाँ से आ सकता है, 2 से 3 से 4 से 5 से डैश। लेकिन यहाँ n का मान दूसरे में आया, तो दूसरे में आया तो या तो 3 से आएगा, तो 4 से, या तो 5 से, या तो 6 से। जब तीसरे में आया तो n का मान 4, 5, 6, 7 ऐसे रहेगा। जब चौथे में आया तो 5, 6, 7, 8 इस तरह। और जब पांचवे में आएगा तो n की वैल्यू जो है ये कहाँ से आया वो डाला जाता है, और किस में आया ये एक के लिए है, लाइमन सीरीज के लिए है, बाल्मर सीरीज के लिए है, पाश्चर सीरीज के लिए है, ब्रैकेट सीरीज के लिए है और समझ में। तो यहाँ तो सबसे पहले आना चाहिए भाई, अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अगर आपको लिखा चाहिए तो नोट्स में देखोगे वहाँ सब कुछ लिखा है ऑलरेडी। लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पे हमने बोरबरी का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। बोरबरी ने 3 टर्म बताए हैं। पहला तो ये नॉर्मली बताया है कि किसी भी परमाणु के नाभिक होता है जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक केबल द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहाँ पर उनका कोणीय संवेग यह VRNH/2π के बराबर होता है। लगाने वाले कक्षकों को
जिस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष कहते हैं। इन्होंने KLMN उसका नाम दिया है। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इसके हिसाब से पहले, दूसरे या तीसरे में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन इनका दूसरा स्टेटमेंट रहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि वह लगने वाले आकर्षण बल को केंद्र बल बनाकर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो वह ऊर्जा को लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आता है, जिससे वह अपने ऊपर ऊर्जा वाली कक्षाओं में जंप कर जाता है, कूद जाता है और वहां पे बहुत कम समय रुककर पुनः अपने ऊर्जा को रेडिएट कर देता है, विकिरित कर देता है और वापस आता है। वापस आते समय हमें स्पेक्ट्रम से मिलते हैं। अगर वो पहले में आया तो लाइमन, दूसरे में आया तो बामर, तीसरे में आया तो पाश्चर, चौथे में ब्रैकेट, पांचवें में गुण, जिसमें बामर सीरीज जो है वो दृश्य रीजन के अंतर्गत आती है। मतलब इन रेखाओं को आप, इन प्रकाशों को निकलने वाले ऊर्जा को तुम देख सकते हो और बाकी को नहीं देख सकते। लाइमन आपके परावैगनी में आता है और उधर वाले तीन जो पाश्चर, ब्रैकेट, कुंड है वो अवरक्त में आते हैं। अवरक्त मतलब रेड से ज्यादा। किसी के भी तरंगदैर्घ्य निकालने हैं तो आप इन फार्मूलों से तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हो। इसके बाद आपने आधुनिक परमाणु मॉडल भी पढ़ा। आधुनिक परमाणु मॉडल भी कल हमने बताया था कि बोरबरी में थोड़ा सा स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना हो सकी तो उसके बारे में सोमरफेल्ड ने एक अलग ही तथ्य दे दिए। उन्होंने कहा ये जो वृत्ताकार पथ बता रहे हैं बाकी सब इनका ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन जो इसमें ये वृत्ताकार बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वो ऐसा नहीं है। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार तो आधुनिक परमाणु मॉडल एक अलग ही चीज होती है जो सोमरफेल्ड द्वारा दिया गया। तो सोमरफेल्ड के अलावा भी कई साइंटिस्ट रहे, बोरबरी सर्विस में सहयोग दिए थे। इनका पूरा का पूरा तथ्य लिया गया था और इसमें बताया गया कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो कुछ इस तरह के कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता और बाकी सब तथ्य से समझ में आया। इसके बाद आप हमने बताया कि अगर यहाँ पे बात करें तो कल से पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन सदिश परमाणु, बात नहीं होगी। हाइड्रोजन सदिश परमाणु का मतलब एक ऐसा परमाणु जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? हाइड्रोजन सदिश मतलब कितना? तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें ज्यादा लोग चक्कर नहीं लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस कोष में चक्कर लगाएगा? पहले 1s1 पहले कोष में लगाता है ना। पहले कोष में तब लगाता है जब वो नॉर्मल होता है, एनर्जी पाएगा तब वो पहले लगाएगा। कूद कूद के कहीं भी जा सकता है, दूसरे तीसरे चौथे कहीं भी जा सकता है, फिर भाग के नीचे आएगा, फिर कूद के जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा पाएगा तो क्या करेगा? जंप कर जाएगा, ऊपर वाली कक्षाओं में चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक ऐसा परमाणु है जिसका नाभिक है और इसका परमाणु क्रमांक अगर जेड है, परमाणु क्रमांक कितना है? और ये हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? किस कोष में? यन कोष। यन माने हो सकता है पहला, हो सकता है दूसरा, हो सकता है तीसरा। भाई लगाता तो पहले में है, लेकिन जब ऊर्जा पाता है तो कूद के ऊपर चला जाता है ना, तो दूसरे में भी कुछ नहीं लगाएगा, तीसरे में भी लगाएगा, चौथे में भी लगाएगा। अब जहां जाएगा वहां लगाएगा, फिर वापस भी आएगा। तो हम किसी भी कोष में उसके कई चीजों को निकाल सकते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है हाइड्रोजन सदिश परमाणु में, तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या कैलकुलेट कर ली गई है और वो रेडियस निकाल दिया गया है। रेडियस इज 0.53 into n square एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू आप डालते जाओगे, आपको मिलता जाएगा कि उसकी त्रिज्या कितनी है। मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन अगर पहले कोष में चक्कर लगा रहा है तो पहले कोष की त्रिज्या क्या बनेगी? दैट इज द n की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें जब करेंगे तो 0.53 ही आएगा और 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है पहला रेडियस। यहां से यहां की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये दूरी आपको पता होगा बहुत छोटी दूरी होती है। एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर -10 मीटर को बोलते हैं। कितने को बोलते हैं? 10 पे पावर -10 मीटर, जो कि 1 मीटर का कई कितना हो जाएगा? लाख, 10 लाख। 1 मीटर का 10 अरब भाग। अगर 1 मीटर को 10 अरब भाग में बांट दो तो जो एक भाग आएगा वही आपका होता है 1 एंगस्ट्रॉम।
और ये एक एंगस्ट्रॉम दी गई है, आधा एंगस्ट्रॉम है, मतलब पहले कोस की। लेकिन अगर तुम्हें दूसरे कोस की चाहिए तो ये कितने क्या डालोगे? 2 का स्क्वायर 4 से 2 गुणा मारोगे तो लगभग 2 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, 2.12 आ जाएगा। तीसरे कोस की त्रिज्या चाहिए, इनकी वैल्यू 3 डालना, 3 से गुणा मारोगे, 3 3 का 9 का गुणा मारोगे, तीसरे का मिल जाएगा। तो आप किसी भी कोस इसके किनारे चलने वाले किसी भी कोस के त्रिज्या को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन फैक्ट है कि त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब ये कोसों की संख्या अर्थात मुक्त क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुपाती चलता है। कई बार ऑप्शन में मिलेगा कि व्हाट इज द राइट रिलेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में कौन सा सही है? R प्रोपोर्शनल टू n, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू n क्यूब या R प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो क्या सही जाएगा? मतलब जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे तैसे तैसे उसकी स्क्वायर टाइम बढ़ेगा रेडियस। स्क्वायर टाइम का मतलब समझ पा रहे हो ना? जैसे अगर मान लीजिए पहला रेडियस 1 मीटर है तो दूसरा 2 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, तीसरा 9 रहेगा, चौथा 16 रहेगा, फिर 25 पे रहेगा, फिर 36 पे रहेगा, स्क्वायर होके बढ़ेगा। मतलब पहले नजदीक नजदीक रहेंगे, बाद में उनमें गैप बढ़ता जा रहा है। तो 1 और 4 के बीच 3 का गैप है, 4 के बाद 9 में 5 का गैप है, फिर 9 के बाद 16 में 7 का गैप है। तो गैपिंग बढ़ती चली जाती है। मतलब जो नाभिक के पास होते हैं कक्षक या कोष, वो क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। और जैसे जैसे बाहर भागोगे तैसे तैसे कोषों के बीच गैप बढ़ेगा। अगला, जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी एक बेग होती है और वो बेग भी कैलकुलेट कर लिया गया है। बेग आया 2.13 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अपॉन n अपॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में या किस कोष में चक्कर लगा रहा है उस हिसाब से उसका वेग आप निकाल सकते हो। अगर वो पहले कोष में चक्कर लगा रहा होगा तो n की वैल्यू कितना डालोगे? 1 से भाग दोगे तो आएगा 2.13 × 10⁻6 मीटर। 2.13 × 10⁻6 मीटर प्लस 6, -6 नहीं होता, +6 होता है। जो कि लगभग बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन की इतना वेग ज्यादा हो जाने के कारण ही ये कैसा बन जाता है? तरंग बन जाता है। ये पहले कोष में। अच्छा, हम दूसरे कोष में जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या डालेंगे? तो वैल्यू ज्यादा आएगा कि कम? तो 2 से भाग दोगे तो 3 डालोगे तब, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता है नाभिक से उसकी वेग घटती, जितने नजदीक वाले कोष में रहेगा उतने ज्यादा वेग रहेगा, जितने दूर वाले में रहेगा उतने वेग कम होता चला जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वेग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्यों? जो वेग होता है वो 1/n के अनुपाती होता है ना। अगला, ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा होगा तो इसके पास ऊर्जा होगी और उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गतिज ऊर्जा को मिला दिया जाए तो उसे हम कुल ऊर्जा कहते हैं, जो कि -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी वो उसके कोष पे निर्धारित होगा। किस पे? पहले कोष में होगा, n की जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 से भाग दोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जब हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन पहले कोष में गति कर रहा होता है या चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन जैसे वो दूसरे कोष में जाएगा उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे निगेटिव में कम होना माने बढ़ जाना, निगेटिव में 9 से अब 4 हो जाओगे तो बढ़े कि घटे? -9 से -4 हो गए मतलब बढ़ गए। जब यहाँ 2 डालोगे तो 2 दूनी 4, 4 से भाग दोगे -13.3.4 आएगा। पहले में था तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, दूसरे में गया तो कितना हो गया? -3.4। ऊर्जा कहाँ ज्यादा? दूसरे में कि पहले? वो -13.6 कम है, निगेटिव है,
निगेटिव में जो ज्यादा होता है वो कम होता है और जो छोटा होता है वो ज्यादा। तो दूसरे में ऊर्जा बढ़ा ही होगा, लिया होगा तभी तो दूसरे में गया होगा। इसका कहने का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रॉन ऊपर -13 अगर पहले में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी है -13.6, क्योंकि दूसरे में जाएगा तो हो जाएगा -3.4। कितना -3.4। अर्थात पहले में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन को अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो मतलब उसको कोई कमी तुरंत कूद के निकल लेगा एटम को छोड़ के। मतलब समझ लो वो -13.6 से क्या है, बधा है। क्या है? उतनी ऊर्जा उसे दोगे तो वहां से वो क्या करेगा, निकलेगा। समझ में आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की जरूरत होगी, जबकि दूसरे में सिर्फ 3.4 वोल्ट, दूसरे वाले को खाली 3.4 वोल्ट दे दो, सट से निकल लेगा। तीसरे में 3 का स्क्वायर 9 से भाग दोगे लगभग 1.5 आता है। अब 1.5 ही खाली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे, तीसरा वाला कूद के निकल लेगा, क्योंकि 1.5 वोल्ट उसमें उसकी ऊर्जा है निगेटिव में। 1.5 वोल्ट जब डालोगे तो उसकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब अब यहाँ कोई फंसा नहीं है, बस निकलेगा। लेकिन कहीं मान लीजिए वो पहले में चक्कर लगा रहा है और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी ऊर्जा है और तुम खाली -12 मतलब उसको खाली 12.6 दिए तो कहेगा भैया कूदेंगे, लेकिन निकल कूद के हो सके तीसरे पहुंच जाए, 5वें पहुंच जाए, 8वें पहुंच जाए, फिर लौट के आवे पड़ी वहां से निकाल के, और ये वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो -13.6 पाएगा था तो वापस तब वो वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है ना? तो वो किसी भी कोष में उसकी क्या ऊर्जा होगी, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी में देखें, T प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/। ये 3 कंडीशंस भी याद रखना कि किसमें क्या त्रिज्या यानी स्क्वायर के कर्मानुपाती होता है, वेग यानी के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, यानी के व्युत्क्रम मतलब 1/m, और ऊर्जा यानी स्क्वायर के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। और किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन के किसी भी कोष में तो वे त्रिज्या निकालना है, यहाँ से निकालना, वेग निकालना है, यहाँ से निकलेगा, ऊर्जा निकालना है, यहाँ से निकलेगा। समझ में आया कुछ? अब मूल कण, हमने इसमें कई बताए थे मूल कणों के बारे में। आप अब यहाँ समझोगे कि हमारे पास कितने मूल कण, हमने बताया परमाणु में टोटल 32 प्रकार के मूल कण हैं। लेकिन अलग है कि सभी को मूल कण नहीं कहते, सिर्फ किसने को कहते हैं, इनको ही मूल कण कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पहला पे है इलेक्ट्रॉन। क्या है? आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ई माइनस से दिखाया जाता है। ये बहुत ही छोटा कण होता है, इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होती है, जबकि इसका आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1857 ईस्वी में किया था, जो कैथोड किरणों के फलस्वरूप निकला था। दूसरा पे प्रोटॉन, ये जो बोल रहे हैं वो लिखा लिखाया आपके नोट्स में है, देखोगे तो वहां दिखेगा, बढ़िया से रेडी बना के लिखा गया होगा। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन के रिजल्टेंट से आया, कैनालकों से खोजा गया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया, इसलिए रदरफोर्ड के नाम पे ही लिखा गया है, क्रेडिट रदरफोर्ड को दिया गया है। और प्रोटॉन की खोज हम मानते हैं कि 1919 में रदरफोर्ड ने ही किया। ये एक धनावेशित कण है जो इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 के ऑर्डर में है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻27 के ऑर्डर में है। कौन बड़ा? -27 वाला पावर, -31 वाला कम पावर है। और 4 का अंतर है, 4 जीरो का अंतर मतलब 10,000 का अंतर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 किलो का होता है तो प्रोटॉन 10,000 किलो का होता है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना अगर की जाए तो प्रोटॉन अगर 10,000 किलो का है तो इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है, मतलब इतना अंतर है इसके। इसीलिए जब आप केमिस्ट्री में द्रव्यमान संख्या पढ़ते हो तो खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हो, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। आपने सुना होगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन उसकी तुलना बहुत कम पड़ जाता है। अब जहाँ 12 ठू प्रोटॉन बैठे हैं 10-10 हजार किलो के, तो 1,20,000 किलो तो देखोगे, वही में 6-7 ठू इलेक्ट्रॉन है 6-7 किलो के, तो 1,20,000 किलो 6-7 किलो का मतलब है, उनमें सब
फेंक देना है तो आपको मतलब नहीं, उतना में नेग्लिजिबल है। समझ में आ रहा है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया। पी से दिखाते हैं, पी प्लस भी कहीं दिखा दिया जाता है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया, और ये भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, और थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर बहुत डीपली जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी हम तुलनात्मक क्या मानते हैं, बराबर है। इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण है, बहुत ही कम द्रव्यमान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के क्रेडिट में है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड में है, और इसका तो ये तीनों किसमें आते हैं? केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते आए हो चौथे पे, तो केमिस्ट्री तो 3 के आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन ये कहता है 32 में कुछ 8-10 पढ़ लेते हैं। अगला था पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ही जैसा है, बट वो पॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही होता है। जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन उतने बड़ा प्रोटॉन, मतलब पॉजिट्रॉन। दोनों के द्रव्यमान बराबर है, 1-1 किलो दोनों के साइज भी सेम है, दोनों के मास भी सेम है, दोनों के चार्ज भी सेम है। 1.610⁻19 उस पे और 1.610⁻19 इस पे भी, लेकिन वो ऋणावेशित है, धनावेशित है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा नेचर का है पॉजिट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, बस खाली दोनों के चार्जों के चिन्ह में अंतर है। वही द्रव्यमान, वही रंग रूप, वही साइज, वही मास, बस खाली क्या अंतर है। इसकी खोज एडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का जैसे इलेक्ट्रॉन का उल्टा है, ऐसे 5वें नंबर पे एंटी प्रोटॉन होता है, P-। एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन का एकदम उल्टा है। प्रोटॉन कितना द्रव्यमान इसका होता है, 10,000 किलो, जैसे हमने एग्जांपल दिया। तो जैसे प्रोटॉन अगर 10,000 किलो का है तो एंटी प्रोटॉन भी 10,000 किलो का है। जितना द्रव्यमान उसका है उतना 1.67 होता है, तो इसका भी 1.67 kg ही है। लेकिन चार्जों में प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और ये है, तो इसको एंटी प्रोटॉन कहते हैं। एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का उल्टा पार्टिकल है, इसमें न्यूट्रॉन के चक्कर में अंतर है। क्या चक्कर में, मतलब उसके स्पेस में फर्क होते हैं। एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जस्ट अपोजिट पार्टिकल होता है, और ये आपके जो मतलब पोजीशंस होते हैं वायर, वो इनके क्लॉक और एंटी क्लॉक का, उसमें जस्ट अपोजिट नेचर होता है। मतलब ये किसका उल्टा है, न्यूट्रॉन। 7वां नंबर पे आता है मेसान। क्या मेसान भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर बैठे हैं, जिसको हम लोगों ने 3 तरह से बांटा है। पॉजिटिव मेसान, निगेटिव मेसान, मेसान ना कहते हैं म्यू मेसान कह सकते हो। क्या म्यू मेसान और न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव, म्यू में शायद में 2 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव म्यू, म्यू तो बना लेते हो ना, म्यू प्लस और म्यू माइनस। ऐसे आपके और भी देखा जाए तो पाई मेसान है। कौन सा पाई मेसान? 3 तरह का, प्लस, माइनस और न्यूट्रल। पाई पे प्लस, पाई पे माइनस और पाई पे न्यूट्रल, मतलब 0। ये भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो आपके म्यू मेसान भी स्मॉल पार्टिकल में आते हैं, पाई मेसान भी आता है। इसके बाद न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो 2 तरह के हैं, एक न्यूट्रिनो है और एक एंटी न्यूट्रिनो। इनको हम न्यू से दिखाते हैं। किससे? न्यू से। एक को न्यू, एक को न्यू बार।
न्यूट्रिनो अंडरलाइन जो उसको बार पढ़ते हैं, तो आपके न्यूट्रिनो भी दो तरह के मिल जाते हैं। इसके बाद आपका जो पार्टिकल है वो फोटॉन, जिसको हम HNO से दिखाते हैं, ये भी आपकी स्मॉल पार्टिकल्स में अवेलेबल होता है। तो एटम में टोटल अगर आप देखोगे तो 9-10 तरह का बता दिया है, बाकी और भी है जो कि ग्रेजुएशन लेवल में आप जान पाओगे, बट एटम में सिर्फ 3 ही कणों को मूल कण माना जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण आते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, टोटल 14 तरह के स्मॉल पार्टिकल्स की डिस्कशन आपके फिजिक्स लेवल में हुई है। सबके डिफिनेशंस थोड़े थोड़े होते हैं कि कौन क्या है, किसका उल्टा है, ये बातें आपको जो हमने भेजा होगा उसमें एक एक करके लिखा होगा, टाइम से देखोगे तो बन जाएगा। एक बार रिकॉल करो जिसको इसमें प्रोसेस है क्योंकि ये यम तक होती है आगे आपकी यम के बाद वो आता है ना ओ ई। अलग है कि पूर्णतः अभी तक जितने आइटम हमें मिले हैं चौथा तक भर पाया है। 198 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो कुछ आइटम ही रहेंगे जो चौथा कोष भर पाए हैं। 5वां कोष होता है, 6वां भी होता है, 7वां भी होता है, लेकिन उनमें अभी तक ऐसा कोई आइटम एलिमेंट मिला ही नहीं कि उसमें भर जाए, फुल नहीं भर पा रहा है। और वैसे तो जाते ही है, 7वें आवर्त वाले 7वां तक जाते नहीं है, 6ठे आवर्त वालों में 6 को नहीं जाता है बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये है कि 4 तक भरा रहेगा, उधर फुल नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। होता है कि ये जो हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए है, हाँ। और चलिए उससे आगे नहीं दिया हीलियम वोलियम के लिए नहीं है। अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही रहना चाहिए, और अगर उसमें न्यूक्लियस के साइज बढ़ रहे हैं तो उसमें जेड के मल्टीपल में एक रिलेशन होता है जो वहाँ पे लिखा गया है, जेड भी लगा देते हैं उसमें। तो हमने जेड को 1 कर दिया है हाइड्रोजन के लिए, वहाँ जेड वाला टर्म भी आता रहेगा, तो वहाँ जेड भी डालते रहो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही रहना चाहिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, क्योंकि जब कई इलेक्ट्रॉनों के परमाणु आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होने लगता है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज में डिक्रीजमेंट आ जाती है या चेंजेज आ जाते हैं। जैसे खाली एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा नाभिक में तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे तो नाभिक दोनों इलेक्ट्रॉनों पे तो सेम इफेक्ट देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे तो कुछ दिक्कत करेंगे ना, चार्ज दोनों है, तो इस वजह से जो आपकी यहाँ फाइनल रिजल्टेंट है उसमें कुछ क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो ये जो आपका डेरिवेशन से या जो भी डाटा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, जिसमें न्यूक्लियस चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि जो हम बताए वो तो हाइड्रोजन के लिए बताए, जेड को भी 1 कर दिए हैं। आप बड़ा ले लो, सोडियम हीलियम को ले लो, तो उसमें जेड वाला फैक्ट भी आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 होना चाहिए ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस समय का कैलकुलेशन है, और भी डीप पढ़ने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल में ही मिलेगा। इसमें जो लिखना है वो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, और एक बार इसको देख डालने किनारे से सोचोगे तभी समझ में आएगा। बात है जी, एक हेडिंग से पहले हेडिंग से सिर्फ सोचो, एक हेडिंग सोचो कि उसमें कुछ समझ पा रहे हो, कुछ याद आ रहा है कि नहीं।